सर्च क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे भोजन के घटक के बारे में। ठीक है, तो इस वीडियो में हम लोग जानते हैं भोजन के घटक में क्या क्या होता है। ठीक है, तो विभिन्न प्रकार के खाद्य पदार्थों में क्या होता है। तो विभिन्न प्रकार मतलब प्रत्येक प्रकार का कोई भी खाद्य पदार्थ खाते हैं, जैसे चावल खाते हैं, दाल खाते हैं, रोटी खाते हैं या सब्जी खाते हैं। तो रोटी ही खाते हैं तो रोटी सिर्फ रोटी ही थोड़ी खा सकते हो, उसमें कोई ना कोई चीज़ और कोई खाद्य पदार्थ होगा जिसकी ज़रूरत पड़ेगा। दाल हो गया तो दाल सिर्फ ऐसे ही दाल को सान के बनाया जाता है तो उससे थोड़ी बन सकता है। दाल बनाने के लिए उसमें चाहिए पानी चाहिए, ठीक है, और दूसरा चाहिए उसको स्वादिष्ट बनाने के लिए नमक चाहिए, और स्वादिष्ट बनाने के लिए उसमें लहसुन चाहिए, मिर्ची चाहिए। तो ये सभी बहुत सारा चीज़ मिलाकर एक व्यंजन बनाया जाता है, और एक या एक से अधिक व्यंजन मिलकर भोजन के घटक तैयारी होता है। तो चलिए, प्रत्येक व्यंजन एक या एक से अधिक प्रकार की कच्ची सामग्री से बना होता है। तो प्रत्येक व्यंजन जो होता है किस चीज़ से बना होता है, तो एक या एक से अधिक कच्ची सामग्री से बना होता है, जो हमें पादपों या जंतुओं से मिलते हैं। जो हमें किससे मिलता है? पादपों या जंतुओं से। तो पादप क्या होता है? ये पादप जो है पेड़ पौधा साग सब्जी किस चीज़ से मिलता है? पौधे से मिलता है, छोटे छोटे पौधे उससे मिलता है। और जंतुओं से जैसे कि दूध मिलता है, मांस मिलता है, ये सब मिलता है जंतुओं से। चलिए तो आगे, इस कच्ची सामग्री में हमारे शरीर के लिए कुछ आवश्यक घटक होते हैं। इसी कच्ची सामग्री में क्या होता है? हमारे शरीर के लिए कुछ आवश्यक घटक होता है। और चलो आगे, तो इन घटकों को हम पोषक कहते हैं, और इन्हीं घटकों को हम क्या कहते हैं? पोषक कहते हैं। अब चलिए, हमारे भोजन में मुख्य पोषक निम्न है। हमारे भोजन में जो होता है मुख्य पोषक होता है कुछ, उसके बारे में जानते हैं। जैसे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन तथा खनिज लवण है। इसके अतिरिक्त हमारे भोजन में रुक्षांश तथा जल भी शामिल है, जिनके हमारे शरीर को आवश्यकता है। चलिए, तो ये तो जान गए हमारे भोजन में मुख्य पोषक निम्न है, और इसमें क्या क्या है? तो कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन है, वसा है, विटामिन है तथा खनिज लवण है। ये सभी होता है हमारे भोजन में का मुख्य पोषक होता है, उसमें का ये पोषक है। चलिए, इसके अतिरिक्त हमारे भोजन में रुक्षांश तथा जल भी शामिल है। इसके अतिरिक्त जो होता है ये कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन तथा खनिज लवण। इसका अतिरिक्त और भी कुछ है पोषक जो हमारे भोजन में होता है उपस्थित, वो क्या है? तो वो है रुक्षांश तथा जल भी शामिल है, जिनकी हमारे शरीर को आवश्यकता है। ये रुक्षांश और जल बहुत ही जरूरी है, इसके बिना शारीरिक कोई भी क्रिया हो ही नहीं सकता है, और ये नहीं होगा तो आप शारीरिक क्रिया करने में असमर्थ हो पाएंगे। चलिए, तो इसके बारे में हम आगे जानेंगे, क्या कि पहले इस सब के बारे में जानेंगे। चलिए तो आगे चलते हैं। चलिए, तो अब हम जानते हैं कि सभी खाद्य पदार्थों में ये सभी पोषक उपलब्ध होते हैं या नहीं। चलिए, तो हम जानते हैं कि सभी खाद्य पदार्थों में ये सभी पोषक उपस्थित होते हैं या नहीं। जैसे पहले हम बताए हैं कि कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन, खनिज लवण, और इसके अतिरिक्त रुक्षांश और जल, इसके बारे में जाए तो ये सभी पोषक जो है सभी खाद्य पदार्थों में उपलब्ध होते हैं नहीं। इसकी जानकारी हम कैसे कर सकते हैं? कुछ ऐसा साधारण विधि उसके अनुसार से हम कर सकते हैं। कुछ साधारण विधियों से हम यह जान सकते हैं कि कच्ची सामग्री या पके हुए भोजन में कौन सा एक या एक से अधिक पोषक उपस्थित है। कुछ साधारण ऐसा विधि उसके अनुसार से हम जान सकते हैं कि कौन से भोजन में एक या एक से अधिक पोषक उपस्थित है। तो साधारण विधि से हम परीक्षण करके पोषक के बारे में जानकारी कर सकते हैं। तो उसमें है तीनों ऐसा पोषक है जिसके बारे में हम सरल तरीके से हम परीक्षण करके उसको पता कर सकते हैं। अन्य बाकी जो भी पोषक है उसको करना कठिन होता है। तो चलिए, तो सरल उसी के बारे में हम आप सभी को बताते हैं। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, ये तीन जो पोषक है, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन तथा वसा, इसकी जो परीक्षण का जो अन्य पोषक के परीक्षणों की अपेक्षा सरल है। अन्य और जो पोषक है उसकी अपेक्षा क्या है? सरल है। चलिए, तो कैसे सरल है इसके बारे में जानते हैं। तो इनका परीक्षण करने के लिए आपको कुछ आवश्यक सामान की जरूरत पड़ेगी। तो वो क्या है? तो इन परीक्षणों को करने के लिए आपको आयोडीन का विलयन, कॉपर सल्फेट का विलयन तथा कास्टिक सोडा का विलयन, इन तीनों आयोडीन, कॉपर सल्फेट तथा कास्टिक सोडा के विलयनों की आवश्यकता होगी। और कुछ परखनलियों तथा एक ड्रॉपर की भी आवश्यकता होती है। तो ये परखनली की आवश्यकता इसलिए होगा कि उसमें आप रख सकते हैं, और एक ड्रॉपर, तो बिना ड्रॉपर के आप ये जो आयोडीन का विलयन है
इसको आप रख ही नहीं सकते, ज़्यादा ही रखा जाएगा, इसलिए ड्रॉपर की आवश्यकता ज़रूरी ही है। ड्रॉपर नहीं रहेगा तो परीक्षण नहीं हो पा सकता है। तो ड्रॉपर इस तरह से होता है, सभी घर में होता है, बच्चा दवाई पीता है वो उसको ड्रॉपर के से ही पिलाया जाता है। इस तरह से रहता है। ये होता है रबर का होता है, यहाँ पे ये प्लास्टिक का लगा हुआ था, यहाँ पे खुला हुआ रहता है, जिससे कि इसको जाते हैं और उसमें डालते हैं दवा वाला में तो नहीं जाता है, बाकी जैसे ही छोड़ते हैं तो उसमें दवा स्टोर हो जाता है। और दोबारा क्या करते हैं, जब कहीं उसको पिलाया जाता है तो उसको क्या करते हैं, इसको जाते हैं तो वो सभी दवा होता है इसमें से निकाल कर और उस बच्चे को मुंह में चला जाता है जहाँ आप जिसको पिलाते हैं बच्चे को। और ये जो परखनली कैसा होता है, तो परखनली इस तरह का होता है, प्लास्टिक का ग्लास का ही होता है, इसके ऊपर एक रबर बैंड लगा रहता है जिससे इसको पैक कर दिया जाए। तो इसी तरह से होता है। चलिए, तो अब इसके बारे में आयोडीन का जो विलयन है वो तो आपको मिलेगा नहीं, तो उसको आप बना भी सकते हैं। कॉपर सल्फेट का विलयन भी बना सकते हैं, कास्टिक सोडा का विलयन भी बना सकते हैं। आप कहिएगा ये कैसे बनता है, जिसके बारे में अब हम आगे जानते हैं। चलिए तो अब विलयन कैसे बनेगा इसके बारे में जानते हैं। तो आयोडीन का विलयन कैसे बनाए, तो आयोडीन का विलयन बनाने के आयोडीन का तनु विलयन बनाने के लिए जल से आधे भरी परखनली में जल से भरी आधा भरी परखनली लेना है। ये इस तरह से यह परखनली यहाँ पर बैंड है। चले तो इसमें आधा भरा हुआ परखनली लेना है, आधा भरा इसमें जल इसमें क्या करना है, आधा जल भर देते हैं, क्या आधा, और कुछ बूंद टिंचर आयोडीन को मिला दीजिए। कुछ बूंद है उसमें टिंचर आयोडीन लेना है, उसको मिला देना है इसमें, तो क्या मिलेगा, आयोडीन का विलयन मिल जाता है। उसमें डालकर और मिला दीजिए पूरी अच्छी तरह से, तो वह आयोडीन का विलयन बन जाएगा। अब चलिए कास्टिक कॉपर सल्फेट का विलयन कैसे बनेगा इसके बारे में जानते हैं। तो कॉपर सल्फेट का विलयन बनाने के लिए 100 मिलीलीटर जल, कितना लेना है, 100 मिलीलीटर जल लेना है। 100 मिलीलीटर जल इस ड्रॉपर की सहायता से इस परखनली में डाल देना है। कितना, तो 100 मिलीलीटर जल, और उसमें क्या करना है, 2 ग्राम कॉपर सल्फेट घोलना है। कितना, तो 2 ग्राम ही कॉपर सल्फेट घोलिएगा, इससे ज़्यादा नहीं। 100 मिलीलीटर जल ले लीजिएगा तो इसमें 2 ग्राम ही कॉपर सल्फेट घोलना है, तो क्या बन जाता है, कॉपर सल्फेट का विलयन आपको मिल जाएगा। चलिए, अब कास्टिक सोडा का विलयन कैसे बनाए, तो कास्टिक सोडा का विलयन बनाने के लिए उसी तरह से 100 मिलीलीटर जल लेना है। कितना, तो 100 मिलीलीटर जल, और उसमें क्या करना है, 10 ग्राम कास्टिक सोडा घोलना है। कितना, तो 10 ग्राम कास्टिक सोडा घोलना है। यहाँ पर कॉपर सल्फेट का विलयन बनाने के लिए 2 ग्राम कॉपर सल्फेट घोलना था, बाकी कास्टिक सोडा का विलयन बनाने के लिए आपको 10 ग्राम कास्टिक सोडा का विलयन बनाने के लिए चाहिए। तो कितना, तो कास्टिक सोडा, तो 10 ग्राम कास्टिक सोडा चाहिए 100 मिलीलीटर जल में। तो 100 मिलीलीटर जल लेना है इस परखनली में, और उसमें क्या करना है, 10 ग्राम कास्टिक सोडा डालिएगा तो क्या मिलेगा, कास्टिक सोडा का विलयन बन जाएगा। चलिए, तो ये तो जान गए विलयन के बारे में कि विलयन कैसे बनेगा। आप कीजिए आप लोग परीक्षण। तो परीक्षण करने के लिए आपको एक सावधानी बता देते हैं कि परीक्षण करने के बाद आप कोई भी पदार्थ पकड़ रहे हैं तो उसको खाने या चखने का प्रयास बिल्कुल भी मत करें। यह सावधानी आप ध्यान में रखिए, क्योंकि वह जहरीला भी हो सकता है। ये जो कास्टिक सोडा है, तो कास्टिक सोडा आपको यह होता है साबुन या सरफ बनाया जाता है उसमें यूज किया जाता है। तो यह कास्टिक सोडा आपको जहरीला भी होता है, इसलिए आप बिल्कुल भी यूज़ नहीं कीजिएगा। कॉपर सल्फेट भी उसी तरह से है। तो ये सब है, जब खाने या चखने की थोड़ा भी बिल्कुल भी प्रयास न करें, यह सावधानी जरूर रखिएगा। और आगे चलते हैं, इसके बाद इस जानकारी क्या है पोषक के बारे में। कार्बोहाइड्रेट 2 प्रकार के होते हैं, उसके बारे में जानते हैं। चलिए, तो अब हम बात करेंगे कार्बोहाइड्रेट कितने प्रकार के होते हैं इसके बारे में। कार्बोहाइड्रेट निम्न प्रकार के होते हैं। हमारे भोजन में पाए जाने वाले मुख्य कार्बोहाइड्रेट मंड तथा शर्करा के रूप में होता है। मंड तथा शर्करा के रूप में हम जो भोजन करते हैं उसमें जो पाया जाता है कार्बोहाइड्रेट, जो किस रूप में होता है, मंड तथा शर्करा के रूप में होता है। अब मंड का परीक्षण हम आसानी से कर सकते हैं। चलिए, तो मंड के परीक्षण के बारे में बताते हैं क्या क्या चाहिए। कोई खाद्य पदार्थ लीजिए या कच्ची सामग्री ले लीजिए। कोई खाद्य पदार्थ ले लीजिए या कच्ची सामग्री, उसके जो है अल्प मात्रा, मतलब कि थोड़ा ही मात्रा लेना है। इसमें
तनु आयोडीन विलयन की 2 या 3 बूंदे डालिए। तनु आयोडीन का जो है विलयन, उसका जो है 2 या 3 बूंद ड्रॉपर की सहायता से उसमें डाल दीजिए। अब खाद्य पदार्थ के रंग में हो रहा है परिवर्तन को देखिए। अब क्या करेंगे कि उस खाद्य पदार्थ में जो हो रहा है, खाद्य पदार्थ के जो रंग है उसमें हो रहा है परिवर्तन, उसको देखते ही रहना है। चलिए तो अब देखते हैं तो क्या होता है। यदि खाद्य पदार्थ का रंग नीला या काला हो गया तो यह नीला या काला रंग मन की उपस्थिति दर्शाता है। खाद्य पदार्थ को देखिएगा, उसमें जो रंग में परिवर्तन होता है तो उस रंग में का परिवर्तन होता है, और वह खाद्य पदार्थ जो है नीला या काला हो गया है तो यह जो है नीला या काला रंग मन की उपस्थिति को ही दर्शाता है। और नीला या काला वह खाद्य पदार्थ नहीं होता है तो उस खाद्य पदार्थ में मन नहीं है। अब आगे हम लोग जानेंगे प्रोटीन के परीक्षण के बारे में। प्रोटीन की कैसे पता करेंगे कि किस खाद्य पदार्थ में प्रोटीन है या नहीं। चलिए तो अब प्रोटीन का परीक्षण के बारे में बात करते हैं कि इसका परीक्षण हम कैसे करेंगे। तो इसके परीक्षण के लिए पहला टॉपिक है किसी का खाद्य पदार्थ की थोड़ी मात्रा लेना है। ले लिए। अब क्या करेंगे, चलिए आगे देखते हैं। जिस खाद्य पदार्थ का परीक्षण करना है, यदि वह ठोस है तो पहले उसका पेस्ट या चूर्ण बनाने की आवश्यकता होती है। और कोई खाद्य पदार्थ ले रहे हैं और वह जो है ठोस है तो उसको क्या करेंगे, पहले उसका पेस्ट बनाएंगे या चूर्ण पीस कर हाथ से मसल कर, या चक्की में जैसे कि चावल हो गया, गेहूँ हो गया, तो इस सबको कैसे कीजिएगा, तो उसको तो चूर्ण बनाना पड़ेगा और या तो पेस्ट बनाना पड़ेगा। तो उसको पेस्ट बनाने की आवश्यकता होती है। चलिए आगे देखते हैं। खाद्य पदार्थ की थोड़ी मात्रा को पीसकर या मसलकर या उसके चूर्ण को एक साफ पाखनाली में डाल दें। खाद्य पदार्थ है उसकी थोड़ी मात्रा ले लीजिएगा, उसको क्या करना है, या तो पीस कर रखिए या मसल कर, या उसके चूर्ण को एक साफ पाखनाली में पेस्ट बनाकर डाल दीजिए। और क्या कीजिएगा उसके बाद करना है कि 10 बूंद जल डालना है उसमें। 10 बूंद जल डालकर उसे अच्छी तरह हिलाइए। 10 बूंद जल डाल लीजिएगा, उसके बाद उसको अच्छी तरह से हिलाइएगा। अब ड्रॉपर की सहायता से पखनली में 2 बूंद कॉपर सल्फेट का विलयन। अब ड्रॉपर की सहायता से पखनली में क्या करना है, 2 बूंद कॉपर सल्फेट का विलयन डालना है। कॉपर सल्फेट का विलयन तथा 10 बूंद कास्टिक सोडा का विलयन डालना है। उसमें क्या करना है, पखनली में 2 बूंद कॉपर सल्फेट का विलयन डालने के बाद 10 बूंद कास्टिक सोडा का विलयन भी डालना है। अच्छा, और उसके बाद क्या करना है, अब अच्छी तरह से हिलाकर कुछ मिनट के लिए पखनली को रख दिया। अब अच्छी तरह से उसको हिलाकर ऐसे जिससे कि वह मिल जाए पूरा, और उसको एक तरफ कुछ मिनट के लिए रख दीजिए। इतने देर तक कि जब तक कि उसमें कुछ बदलाव ना। अब उसके बाद क्या कीजिएगा, उसके बाद देखिए कि पखनली का पदार्थ बैंगनी रंग का हुआ या नहीं। अब देखिए कि उस पदार्थ का, पखनली में जो पदार्थ है उसका रंग बैंगनी रंग का हुआ है या नहीं। और बैंगनी रंग का होता है तो यह दर्शाता है कि उस खाद्य पदार्थ में प्रोटीन की उपस्थिति है। और बैंगनी रंग का नहीं हुआ तो उस खाद्य पदार्थ में प्रोटीन की उपस्थिति नहीं है। अब इसके बाद जानते हैं वसा का परीक्षण के बारे में। ये तो जान चुके हैं, मन का परीक्षण के बारे में इससे पहले बता चुके हैं। आप चलिए अब वसा के परीक्षण के बारे में इसके आगे जानते हैं। आगे चलते हैं। चलिए तो अब हम बात करते हैं वसा का परीक्षण के बारे में कि वसा का परीक्षण कैसे करें। तो वसा का परीक्षण करने के लिए सबसे पहले हमको किसी खाद्य पदार्थ को की अल्प मात्रा हमें लेना है, ठीक है। और उसको लेने के बाद क्या करेंगे, एक कागज़ का टुकड़ा लेना है, कागज़ का छोटा सा टुकड़ा लेना है, उसमें लपेट कर कूटना है। और यह ध्यान रखना है कि वह कागज़ फटना नहीं चाहिए, और फट जाएगा तो वो गड़बड़ा जाएगा। अब क्या करना है, कूट लिए, उसका बाद कीजिएगा। अब कागज़ को सीधा कीजिए। अब उसको कागज़ को कैसे कीजिए, लपटे हुए तो उसको ऐसे सीधा कीजिएगा। और ध्यानपूर्वक देखिए कि इस कागज़ पर तेल के धब्बे हैं या नहीं, और यह भी देखिए कि उस पर तेल का धब्बा है या नहीं। और उसको खोलने के वक्त यह ध्यान रखिएगा कि वह फटना नहीं चाहिए, क्योंकि सीधा करने में भी उसको कूटे रहिएगा तो वह फट सकता है। और देखिए कि उस पर कि तेल का धब्बा है कि नहीं। अगर तेल का धब्बा है तो क्या कीजिएगा, और तेल का धब्बा है तो कागज़ को किसी प्रकाश के सामने लाए। और तेल का धब्बा है तो कागज़ को क्या लाना है, किसी प्रकाश के सामने लाना है, ठीक है। और देखिए कि इस धब्बे से होकर आने वाला धुंधला प्रकाश दिखाई देता है कि नहीं। और देखिए कि उस धब्बा जो है तेल का, उससे आने वाला जो प्रकाश है वह धुंधला दिखाई देता है या नहीं।
आप कहिएगा प्रकाश, कौन सा प्रकाश? सूरज का रोशनी ले लीजिए या बल्ब का रोशनी ले लीजिए, किसी का भी रोशनी उस पर डालिए, या टॉर्च का जो बल्ब होता है ऐसे टॉर्च का लाइट मारिए, किसी से भी देखकर उसको देखिए कि वह धुंधला दिखाई देता है कि नहीं, और वो देख लिए। तो अब यह बता देते हैं कि कागज़ पर जो तेल का धब्बा है वही जो है यह दर्शाता है कि उस खाद्य पदार्थ में वसा की उपस्थिति है। ठीक है, तो वसा की उपस्थिति कैसे की जानकारी की जाए ये तो जान गए। अब यह भी जान लीजिए कि किसी भी खाद्य पदार्थ में, कोई भी खाद्य पदार्थ है, बहुत सारा ऐसा खाद्य पदार्थ होता है जो जिसमें पानी की मात्रा ज़्यादा होता है, तो पानी की मात्रा वाला कभी कुटबे कीजिएगा नहीं, तो उसको कुटिएगा नहीं, उसको है जो कागज़ पर रगड़िएगा, और रगड़ने के बाद क्या कीजिएगा कि उसको फिर कुछ समय के लिए उसको सुखा दीजिएगा, क्योंकि जब तक नहीं सूखेगा उसमें से तेल का है या पानी का मात्रा जब तक हटेगा नहीं, पता ही नहीं चलेगा इसकी उस पर तेल की मात्रा है या नहीं। और उसको सुखाइएगा, उसके बाद क्या कीजिए, सूखने के बाद होगा कि उसमें का तेल का मात्रा जो रह जाएगा और पानी सूख जाएगा, और तेल का मात्रा है तो उस खाद्य पदार्थ में भी वसा की उपस्थिति है। तो इस तरह से भी आप पानी युक्त खाद्य पदार्थ की अंदर में क्या है, वसा की उपस्थिति है या नहीं, इसकी जानकारी कर सकते हैं। अब यह आगे चलते हैं। अब यह जानने के लिए किसी विभिन्न प्रकार के जो पोषक तत्व हैं जो हमारे शरीर के लिए क्यों आवश्यक है, इसकी जानकारी करते हैं। चलिए, तो इसके बाद आगे चलते हैं उस वीडियो के लिए। चलिए, तो विभिन्न प्रकार के पोषक जो हमारे शरीर के लिए क्या करते हैं इसके बारे में जानते हैं। तो इसके बारे में सब जानने के लिए सबसे पहले पहला पोषक तत्व है, उसके बारे में जानेंगे। तो पहला पोषक तत्व हम लेते हैं कार्बोहाइड्रेट। तो कार्बोहाइड्रेट पोषक है, उससे हमारे शरीर को क्या प्रदान मिलता है उसके बारे में जानते हैं। तो कार्बोहाइड्रेट से सबसे पहले मुझे मुख्य रूप से मिलता है ऊर्जा। तो यह कार्बोहाइड्रेट हमारे शरीर को क्या करता है, ऊर्जा प्रदान करता है। उसका कहिए कि यह ऊर्जा जो प्रदान करता है यह तो वसा भी प्रदान करता है, तो वसा भी ऊर्जा ही प्रदान करता है। बाकी वास्तविकता यह है कि कार्बोहाइड्रेट की तुलना में जो होता है वसा की समान मात्रा से हमें अधिक ऊर्जा प्राप्त होती है। वो कार्बोहाइड्रेट से क्या होता है कि वसा की जो समान मात्रा हो तो उससे ज़्यादा अधिक मात्रा में यह ऊर्जा प्रदान करता है। कौन? तो कार्बोहाइड्रेट। तो वसा और कार्बोहाइड्रेट युक्त भोजन को हम लोग ऊर्जा देने वाला भोजन भी कह सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर लिखा भी है कि वसा और कार्बोहाइड्रेट भोजन को ऊर्जा देने वाला भोजन भी कहते हैं। ठीक है, तो इसको ऊर्जा देने वाला भोजन भी कहते हैं, यह भी कह सकते हैं। चलिए, तो कार्बोहाइड्रेट के कुछ उत्पाद है उसके बारे में जानते हैं। कार्बोहाइड्रेट कौन कौन से खाद्य पदार्थ में पाया जाता है। तो वह है पहला शकरकंदी है, आलू है, गन्ना है, पपीता है, तरबूज है, आम है, मक्का है, गेहूँ है, चावल है, बाजरा है इत्यादि, और कुछ हो सकता है जिसमें पाया जाएगा। अब हम आगे जानते हैं वसा कौन से खाद्य पदार्थ में पाया जाता है, इसके बारे में जानते हैं। चलिए, तो आगे हम जानते हैं वसा कौन से खाद्य पदार्थ में पाया जाता है, उसके बारे में जान लेते हैं। चलिए आगे। चलिए, तो अब हम जानते हैं वसा के पादप उत्पाद कौन सा है और कौन से खाद्य पदार्थ हैं हम खाएंगे उससे कि हमें वसा की पूर्ति हो, इसके बारे में हम जानते हैं। चलिए जानते हैं। तो मूंगफली खाइएगा तो वसा की पूर्ति होगा। सूरजमुखी का तेल, सरसों का तेल, नारियल का तेल, सोयाबीन का तेल, गिरी तिल इत्यादि, ये जो है पादप उत्पाद है जिसे आप खाइएगा तो आपको वसा की पूर्ति होगा। तो वसा के जंतु उत्पाद कौन से हैं, कौन सा ऐसा खाद्य पदार्थ है जो जंतुओं से मिलता है जिससे हमें वसा की पूर्ति होता है, इसके बारे में जानेंगे। तो ये चलिए जानते हैं। तो मांस खाइएगा, मछली खाइएगा, घी खाइएगा, दूध खाइएगा, मक्खन, क्रीम, अंडे इत्यादि, ये सभी चीज़ खाइएगा तो जंतु उत्पाद है जिससे कि आपको वसा की पूर्ति हो जाएगा आपके शरीर में। अब चलिए नीचे जानते हैं प्रोटीन के बारे में कि प्रोटीन हमारे शरीर के लिए क्यों आवश्यक है। तो प्रोटीन क्या करता है, यह हमारे शरीर की वृद्धि तथा स्वस्थ रहने के लिए होती है। यह क्या करता है, हमारे शरीर की वृद्धि और स्वस्थ रहने के लिए होता है। यह क्या करता है, तो वृद्धि होता है इससे हमारे शरीर में, और स्वस्थ रह सकते हैं। इसकी पूर्ति करता है प्रोटीन, और प्रोटीन की कमी होता है तो आपकी शरीर की वृद्धि होता है वह रुक जाता है, अवरुद्ध हो जाता है, और स्वस्थ न रह के अस्वस्थ रहने लगते हैं आप। और प्रोटीन युक्त भोजन को ही हम लोग कह सकते हैं कि शरीर वर्धक भोजन भी कहते हैं।
प्रोटीन युक्त भोजन को हम शरीरवर्धक भोजन भी कह सकते हैं। ठीक है, अब चलते इसके पादप उत्पाद कौन से है उसके बारे में जानते हैं। इसके पादप उत्पाद है मटर है, चना है, मूंगफली है, तुअर दाल है, राजमा है, सोयाबीन है। ये सब क्या है, इसके पादप उत्पाद हैं। अब इसके जंतु उत्पाद कौन से है उसको भी बारे में जानते हैं। तो मांस है। अब क्या मांस जो है, जो आपका वसा में बताया था, ठीक है, ये वसा में भी होता है मांस में, और प्रोटीन भी होता है। बहुत सारा खाद्य पदार्थ ऐसा देखिएगा जिसमें कि आपको एक से अधिक पोषक तत्व पाया जाता है। उसी तरह से मांस भी है जिसमें वसा भी पाया जाता है और प्रोटीन भी पाया जाता है। जैसे कि मछली है, मछली भी में भी वसा पाया जाता है, प्रोटीन भी पाया जाता है। पनीर है, दूध है, दूध में भी वसा पाया जाता है, प्रोटीन दोनों पाया जाता है। अंडा है, अंडा में वसा पाया जाता है, प्रोटीन भी पाया जाता है। तो कुछ ऐसा खाद्य पदार्थ मिलेगा आपको जिसमें कि प्रोटीन और वसा, इसमें कार्बोहाइड्रेट भी होगा, प्रोटीन, वसा, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन ए बी सी डी, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स, ये सभी हो सकता है। तो बहुत सारा ऐसा खाद्य पदार्थ मिलेगा जिसमें एक से अधिक पोषक तत्व भी पाया जाएगा। तो इसकी जानकारी कैसे कीजिएगा, तो परीक्षण करके जानकारी कैसे कीजिएगा इसके बारे में तो परीक्षण करने के लिए बता चुके हैं। तीनों कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा परीक्षण के लिए बचा। विटामिन के बारे में, तो विटामिन के बारे में परीक्षण आप आसानी से नहीं कर सकते, इसके लिए आपको लैब की ज़रूरत पड़ेगी। लैब में जाकर कीजिएगा, लैब टेक्नीशियन के सामने में, तो वो वहाँ पर सावधानी से कीजिएगा तो आपको अच्छी तरह से पता हो जाएगा। इसलिए वह जानकारी यहाँ पर नहीं दिया जा रहा है। अब यह तो जान गए वसा के बारे में, प्रोटीन के बारे में। अब विटामिन के बारे में जानते हैं कि कौन से विटामिन कौन से खाद्य पदार्थ से पाया जाता है, उसके बारे में जानते हैं। चलिए आगे चलते हैं।